हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सअप नंबर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से मैसेज कर लीजिएगा। टीम के द्वारा मिलता है तो प्लीज आप ये ना सोचें कि मैं हूं, क्योंकि कॉल करने का कोई मतलब नहीं है, मैसेज ही कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, ये मैंने आपको नोट्स में भी बताया था। जो एथेनियन जो डेमोक्रेसी थी वहां पे ना उसके बारे में बहुत सारी विशेषताएं थी, बट एक ऐसी विशेषता जो कि गलत है वो आपको बताना है। कौन सी ऐसी विशेषता नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले तो जो इसकी विशेषता है वो तो ये है कि यहाँ पर जितने भी नागरिक थे ना, उनको सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं मतलब सर्विस करनी होती थी, आर्मी एंड नेवी में। ये इसकी एक विशेषता थी। यहाँ पे पहला लिखा है कि 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुष और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ये बात गलत है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे, ये भी सही है। अपॉइंटमेंट फॉर मेनी पोजीशंस वर मेड थ्रू लॉटरी। बहुत सारे पद ऐसे थे ना जहां पर लॉटरी के थ्रू नियुक्ति होती थी। 4 ऑप्शन, ये भी सही है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। समुद्रगुप्त का तो पूरा चैप्टर ही है और इसीलिए मैंने बोला था आपसे कि डिटेल में पढ़ना, भाई कुछ भी पूछ सकता है। अब यहां पर देखिए, ये टॉपिक है कि समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। देखिए, इन्होंने बहुत सारी चीजें की। बहुत सारी जो राजा वगैरह थे वो जब इनसे हार जाते थे, उनकी सारी संपत्ति इनकी हो जाए। कुछ लोगों को ये माफ कर देंगे, उनकी संपत्ति वापस कर देंगे, कुछ लोगों की संपत्ति वापस नहीं करेंगे। तो बेसिकली जो दक्षिणापथ शासक थे ना, उनके साथ क्या हुआ कि इन लोगों ने अपनी जो हार है उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उनको दोबारा से शासन करने की अनुमति मिल गई। तो ये दक्षिणापथ शासक से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिखा है कि उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रियों का विवाह, नहीं ये भी नहीं है। वे गिफ्ट लाते थे, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो दक्षिणापथ शासक थे ये दे सरेंडर्ड, उन्होंने स्वीकार कर लिया अपनी हार आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड देन वर अलाउड टू रूल अगेन। और जब उन लोगों ने हार स्वीकार कर लिया तो उनको बोला गया ठीक है, तुम दोबारा से शासन कर सकते हो। ठीक है, ये बात थी और कोई बात ऐसी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। तो अगर जो लोग पहली बार पढ़ेंगे उन्हें तो समझ ही नहीं आएगा, वो सोचेंगे भाई इसमें क्या आंसर होगा, क्योंकि दूसरा भी सही लग रहा है, तीसरा भी, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, लाइक्स करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए दोबारा से मेहनत करने वाली हूँ। और सोशल साइंस की तो गारंटी है कि आप पास करेंगे, और सोशल साइंस के ही भरोसे निकलता भी है सीटेट, आप जानते ही हैं। 60 नंबर। ये कला रूप आपसे पूछेगा, आर्ट फॉर्म, और ये नॉमेनक्लेचर जिसे हम बोलते हैं नामावली। तो ये यहाँ पर दिया गया है नयनाभिराम, रूप चित्रण, इतिहास चित्रण और ऑयल पेंटिंग। अच्छा, आप लोगों ने ऑयल पेंटिंग देखी होगी, बहुत सारे लोग करते भी हैं। ये ना एक टेक्निक होती है जिसमें आप जो इमेजेस होते हैं ना वो असली जैसी दिखती है, एकदम रियल। ठीक है, उस तरीके की लगती है। तो एक भी पता होगा तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहला ही है कि कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, और एक आपका हो जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं थोड़ा सा और ऊपर। हाँ, ए का 4 होगा। तो आप देख सकते हैं कहीं पर भी ए का 4 दिया ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, गोला बनाओ आगे बढ़ो, पूरा मिलाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बट यहां पर देखिए, चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा, एकदम अनोखा दिखाया गया हो, उसे हम बोलते हैं ये नयनाभिराम। ये एक नॉमेनक्लेचर है। भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला। तो ये हो जाएगा आपका रूप चित्रण। ठीक है, एंड जो बच गया हमारा ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास, इतिहास से भी आप इतिहास चित्रकला लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ था? तो बंबई, मद्रास, बंगाल का पूछ रहा है कि किस व्यापारिक केंद्र से हुआ था। ये रट लेना आता है तो आपका सूरत, मद्रास, कलकत्ता। ठीक है, हिस्ट्री का है, फैक्ट है, तो इसको आपको याद करना है। 35 देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही आपको यहाँ पे ए और बी बौद्ध महायान के संदर्भ में है, आपको विचार करके बताना है। ए लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है।
तो क्या ये बात सही है? जिसने पढ़ा होगा बुद्ध वाला टॉपिक वो आराम से कर लेगा। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बुद्धिस्ट में विश्वास जो है समाहित हुआ। देखिए, जो बुद्धिज्म की अगर बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है कि बुद्धास प्रेजेंस इन स्कल्पचर्स वॉज सोन यूजिंग, कुछ साइन के थ्रू दिखाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे ही महायान बौद्ध आया ना, तो बुद्धिस्ट में विश्वास जो है वो एक तरीके से बिलीफ होने लगा। तो बी सही है, ए गलत है। ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। 35 का 2। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 36, और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये वाला भी क्वेश्चन भेजा था और टीम के द्वारा बताया गया कि इसमें कन्फ्यूज़न था, तो एक दो कन्फ्यूज़न हम टाइम मिलता है तो रिजॉल्व कर देते हैं। महलवारी और रैयतवारी, और बहुत बहुत बार पूछा गया है। मैं आपसे ये बोलूँगी कि ये जो टॉपिक है ना, महलवारी रैयतवारी, अगर आपको नहीं आता है अच्छे से तो आप प्लीज़ इसको डिटेल में बारीकी से पढ़ना, क्योंकि इन दो ऑप्शंस के अलावा भी बहुत कुछ पूछेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखा जाए, आपसे स्टेटमेंट ही पूछ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें से क्या चीज़ सही है। तो और हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपको ये बताना है कि क्या सही है क्या नहीं है, और इसके अंतर को कौन स्पष्ट कर पा रहा है या नहीं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है ये। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो महलवारी है बंगाल रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय वाले इलाकों के लिए थी। तो क्या ये बात सही है? स्टेटमेंट बताइए। यस, ये बात सही है। महलवारी आपका बंगाल प्रेसिडेंसी, और जो आपका रैयतवारी है वो एक तरीके से हम देखें तो जो दक्षिण भारत का इलाका था उसके लिए था। महलवारी में गांव का मुखिया ये पूरे गांव के लिए संकलित राजस्व को कंपनी अदा करता था, जबकि जो रैयतवारी है उसमें किसान के साथ सीधा समझौता करते थे। और यही दोनों चीज बहुत बहुत डिटेल में ध्यान रखना है, और ये डिफरेंस और स्टेटमेंट एकदम सही है। चलो ठीक है, आपको पता है कि महलवारी बंगाल एंड रैयतवारी दक्षिण, बट ये चीज ध्यान रखना कि महलवारी में ना गांव का मुखिया पूरे गांव का संकलित जो राजस्व है उसको कंपनी को अदा करेगा, बल्कि रैयतवारों में ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे डायरेक्ट किसान के साथ एक तरीके से समझौता है। ठीक है, तो डिफरेंस भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है। तो हम जाएंगे यहां पर, देखिए, क्योंकि यहाँ पर ए बी दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है ना, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द टू रेवेन्यू सिस्टम, दोनों जो है दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच के अंतर को एकदम सही बताया है, और ये फैक्ट है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर वाले हैं। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, कई बार पूछा हुआ है, यूपी टेट में भी आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। जो मकबरा उसको हम दरगाह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था। ये मैंने आपको बताया हुआ है कई बार। अद्वैतवाद शिव जी से रिलेटेड है, और विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुज द्वारा है। तो किसने जो है प्रस्तावित किया था? रामानुज। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नाउ 39 देखिए, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में मैंने आपको बताया था। दीवानी अदालत, वो जो डिफरेंस एक मैं आपको बताई थी कि देखिए ये अंतर पूछता है, फौजदारी, दीवानी, ये सारी चीजें पूछेगा आपसे। तो 1772 में दीवानी अदालत के संबंध में 2 कथन दिया गया है। एक दिया गया है कि यह एक फौजदारी अदालत थी, दूसरा लिखा है कि यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। अब बताओ कौन सा सही होगा? देखो, दीवानी अदालत कोई फौजदारी अदालत, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दीवानी है तो इसको बोल रहा है कि ये एक फौजदारी अदालत थी, ये गलत है। हाँ, बट ये है कि इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। ठीक है, इन्हीं के जिलाधीशों की अध्यक्षता में ये चलता था, तो बी सही है। सो 39 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नाउ 40 क्वेश्चन देखिए। गैरिसन नगर कई बार पूछा गया है। गैरिसन नगर का मतलब क्या होता है? देखो, इसका कुछ मतलब नहीं है, ये बस एक ऐसा फोर्टिफाइड सेटलमेंट होता है विद सोल्जर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोग पहले ही सोचेंगे अरे नगर से लगी हुई भूमि, ये हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ये एक किलेबंद बसाव है जहां पे सैनिक रहते थे, बस यही याद रखना। और कुछ पढ़ो ही मत गलत वाला, गलत पढ़ने से बचो, सही वाला याद रखो। ठीक है, चलिए, अब ये क्वेश्चन है, और ये एक ही क्वेश्चन है, कई बार पूछता है कई बार नहीं पूछता है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं आ रहा है तो
ठीक है, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान, इस क्वेश्चन के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लिखा हुआ है कि लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं, तो भारत में इतना समय है, और कारण दिया है क्योंकि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। देखिए, अब जैसे ये वाला आपको फैक्ट तो याद है ना, ये मैंने आपको क्लास में भी कई बार बताया है, बार बार बताया। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, ना डरो कुछ, क्योंकि मेरे पास मैसेज पर्सनली भी आता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो लंदन में आपका जो 7:30 PM हुआ है ना, ठीक है, इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM इन लंदन, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे होंगे, तो भारत में बोल रहा है कि वहाँ पे 7:30 बजा होगा। और इसका रीजन बता रहा है क्यों, क्योंकि उसके बीच में ये इतना गैप क्यों है, बिकॉज भारत जो है ना वो ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, और ये एकदम सही है। ये एजर्शन एंड रीजन दोनों की दोनों सही है। सो ऑप्शन नंबर 3। अब मान लो इसमें कुछ एक कैलकुलेशन डाल देता, तो आप लोग इसके लिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ऐसे फैक्ट वाली ही चीजें आती हैं। तो तीसरा हो गया 41 का नाउ। नेक्स्ट देखिए, यहां पर लिखा है कि ABC, ये कुछ जो है जोन्स में बांटा गया है, समय क्षेत्र पर ABC कथन दिया गया है, किस पे, टाइम जोन पे। तो आपको बताना है इसमें से सही, मतलब फैक्ट वाली चीजें हैं। चलो, ये तो पूरा टॉपिक ही है एक, आपने देखा होगा ज्योग्राफी के नोट्स में ये वाला टॉपिक पढ़ लेना भाई, अगर नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि ये पूछेगा, 100% पूछेगा ये। तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्या क्या सही है क्या गलत है, तो चलिए पहले सही वाला ही देखते हैं। 42 लिखा हुआ है कि कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। यस, मैंने बार बार इवन बताया था क्लास में भी, और नोट्स में भी लिखा हुआ था कि ऐसा नहीं है कि देशांतरी विस्तार जो है वहां पे एक ही मानक समय होगा, नहीं। जहां का देशांतरी विस्तार अधिक होगा वहां पे एक से अधिक मानक समय होंगे। और पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में भी बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र जो है 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो तीनों की तीनों सही है, इसमें A, B एंड C आर करेक्ट। ठीक है, सो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो हम जाएंगे 4 ऑप्शन के साथ, एंड ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ओके, चलिए, एंड ये जो टॉपिक है ना, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपका 2019 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है, और एक जो आपका दिसंबर 2019 में पेपर हुआ था, आप एक बार जरूर देखना, और जुलाई 2019 उसमें भी पूछा है। तो आप समझ सकते हो ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, A, B एंड C। चलिए 43, और ये तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा टॉपिक है ना जो नहीं आएगा तो आपको लगेगा अरे यार ये क्वेश्चन नहीं आया क्या। वायुमंडल इतनी बार पूछा गया है, और इतना आसान सा, आपको बस लेयर्स के बारे में याद रखना है स्टार्टिंग टू लास्ट, एंड कुछ लेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लेयर्स पहले याद रखना है एक क्रोनोलॉजी में, और वो होता है हमारा सबसे पहले क्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, मीजोस्फीयर बोलते हैं, थर्मोस्फीयर बोलते हैं, एक्सोस्फीयर। अब ये क्रम है जो कि आपको रट लेना है। अब इसमें आपको याद रखना है, क्योंकि पूछेगा मौसम संबंधी घटनाएं किस लेयर में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। ओजोन लेयर कहाँ पे है, समताप मंडल में है। एरोप्लेन क्यों समताप मंडल में ही उड़ता है, बिकॉज यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। मीटेरॉइड्स जिसे हम उल्का पिंड बोलते हैं, वो कहाँ पर आकर जल जाएगा, वो आपका मध्य मंडल में। रेडियो जो प्रसारण है वो आपका थर्मोस्फीयर वायुमंडल से रिलेटेड है। बस इतना ही टॉपिक पूछता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। ऋतु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, जो सीजन्स होते हैं कि ये किन कारण की वजह से होती हैं। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है। हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, ये ज्योग्राफी चल रहा है। टोटल हम 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ये ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो सीजन्स होते हैं, ऑकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, किस रीजन की वजह से होता है, ये साइंटिफिक रीजन आपको बताना है। और मैंने ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से पूछा था, मुझे एक बस कमेंट्स में दिखा था सही आंसर। मैंने बोला था आपसे कि दिन रात किसकी वजह से होता है, सीजन्स किसकी वजह से होता है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, मैंने आपको बताया था। तो जो भी सीजन्स चेंज होते हैं ना, वो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से होता है। और जो दिन रात होता है, ये भी याद रखिएगा, डे एंड नाइट, अभी दिन है रात हो जाएगी, ये अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। तो जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि दिन रात किसके कारण होता है हमारे पृथ्वी पे, तो वो अर्थ के रोटेशन की वजह से। एंड जो ये सीजन्स होते हैं वो किस वजह से होता है, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इंक्लेशन ऑफ इट्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन। ओके,
तो ये दोनों पॉइंट याद रखना कि ऋतुएं जो है वो पृथ्वी का परिक्रमण, रिवोल्यूशन और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव। तो आप डायरेक्ट रिवोल्यूशन याद रखो सीजन्स के लिए और डे नाइट याद रखो रोटेशन। ठीक है, चलिए, सो थर्ड विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज, मतलब कि प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। जानते ही हैं 78% है नाइट्रोजन, 21% है ऑक्सीजन, बाकी के 1% में सारे बाकी के गैसेस हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा नाइट्रोजन है। बहुत ही बेसिक एंड ईजी क्वेश्चन पूछा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। इसके बाद आपका पॉलिटी स्टार्ट होगा। जो आपके ओशन करेंट्स होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है, महासागरीय धाराओं के बारे में आपसे पूछ रहा है, क्या सही है ए, बी एंड सी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो पहले तो आप टॉपिक्स क्लियर रख लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही 3 लाइन पूछेगा। ओशन करेंट्स के बारे में कुछ और पूछ सकता है इस बार, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। तो ये बात बिल्कुल भी सही है, आप जानते ही हो। और लेब्राडोर एक गर्म धारा है, ये बताइए क्या सही है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जी हाँ, गर्म पानी और ठंडा पानी जैसे ही मिलेगा तो वो पानी एकदम से, उसको एक वर्ड बोलते हैं, मतलब बहुत ही एक अच्छा सा वहाँ पे एनवायरनमेंट बन जाता है। आपने देखा होगा फॉग जैसा होने लगता है। और जैसे ये दोनों मिलेंगे पानी गर्म एंड ठंडा, तो वो एक बेस्ट माना जाता है, प्रोवाइड वर्ल्ड्स बेस्ट फिशिंग ग्राउंड, मतलब फिशिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। तो आपका ए एंड सी ये सही है। और लेब्राडोर गर्म नहीं ठंडी धारा है, तो बी तो गलत ही हो जाएगा। सो 46 का आपका दूसरा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि डिपोजिशन ऑफ फीचर ऑफ अ ग्लेशियर उसको क्या कहते हैं। हिमनद का जो निक्षेपण है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हिमोड, मोरेन। ठीक है, आसान सा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति से रिलेटेड है, वेजिटेशन से। तो वनस्पति की विशेषताएं दी गई हैं ए एंड बी में, इसको पहचान के आपको बताना है ये कौन सा है। ठीक है, पहला लिखा है कि यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाई जाती है और इसको हम टैगा के नाम से जानते हैं। तो ये कौन सी है बताइए, पहचानना है आपको। तो इसको हम बोलते हैं कॉनीफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन। सो 48 का ऑप्शन नंबर 3। नाउ 49 पे चलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड मुझे याद है जब मैं इस टॉपिक्स को लिख रही थी अपने नोट्स में, तो मैंने बहुत डिटेल में पहले चीज़ें देखी और बार बार क्वेश्चंस को देखे थे PYQs के कि क्या इसमें पूछा गया, बिकॉज बहुत बहुत लेंथी टॉपिक था ये। तो आपसे पूछेगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता क्या नहीं है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए भाई कि क्या है, तभी तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। देखो, मैदानी क्षेत्र में चाप झील चिन्हित है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ये बात सही है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो अधिक होता है, क्योंकि देखिए जनसंख्या पॉपुलेशन अगर आप बात करो कहाँ पे बेस्ट हो, कहाँ पे ज़्यादा होगा, प्लेन एरियाज में, क्योंकि यहाँ पे एक तो हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होती हैं। क्योंकि आप पहाड़ी इलाकों में देखो, हमें देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है बट इतना स्ट्रगल होता है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। बाकी तो दूसरा भी सही है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, जो मतलब कवर्ड है जिसको हम बोलते हैं, तीसरा भी सही है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, बिल्कुल भी नहीं। ये मैदानी क्षेत्र है भाई, यहाँ पे कर्तन दहन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 ही गलत है और यही सही है। जो गलत होगा वही आंसर होगा। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेड सी जिसे हम बोलते हैं, तैराक जो है वो, जो स्विमर्स होते हैं ना, वो डेड सी में तैर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा होता है और नमक जो है उसको बहुत सघन बना देती है। ठीक है, नहीं आती ना आपको स्विमिंग, आप आराम से उसमें फ्लोट करोगे, बस ये एक रीज़न है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 है कि द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स द सी डेंस, नमक की मात्रा की अधिकता जो है वो उसको सघन बना देती है। बस ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं 51 पे। यहां पर आपसे जो लैंड यूजेज है ना उसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है इसमें क्या सही है भूमि उपयोग के बारे में। ठीक है, पहला लिखा है कि भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोगी है। अच्छा, मतलब जो लैंड यूजेज हैं इसका मैं काम केवल
या तो खेती करने के लिए या प्लांटेशन के लिए। क्यों भाई, मैं अपना कुछ काम, अपना घर भी बना सकती हूँ, कोई बिजनेस भी खड़ा कर सकती हूँ, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ये केवल वर्ड इसको नेगेटिव बनाता है। टैग वर्ड्स, उसका ध्यान रखें, खत्म। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लैंड यूजेज है इन primarily डिटरमाइंड बाय इट्स टोपोग्राफी। देखिए, बस स्थलाकृति की वजह से नहीं निर्धारित होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप बस ये बोलोगे कि जो लैंड यूज है वो बस डिटरमाइन होगा उसके टोपोग्राफी की वजह से, मतलब स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होगा, तो ये गलत होगा। सो ए एंड बी आर फॉल्स। ठीक है, सो 51 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। नाउ 52 देखिए, शेल्टर बेल्ट्स के बारे में पूछ रहा है। ये किस चीज में हेल्प करता है बताओ। ये देखो, जब हम इसको पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था कि जो बहुत तेज से जो हवा बहेगी तो उसको रोकने के लिए सॉइल, नहीं तो अदरवाइज ऊपर की सारी मिट्टी चली जाएगी, उड़ जाएगी। तो पवन की गति है ना, उसको रोकथाम करने के लिए आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे ऐसे एक लाइन में पेड़ लगा देते हैं, वो भी तो हमारा शेल्टर बेल्ट्स की तरह मदद करता है पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, ताकि जब हवा आए तो डायरेक्ट मिट्टी पे ना आए। ये जो है इसकी मदद, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बस ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है, और इसका आंसर समय होगा। और आज भी मेरे सामने वो मेरा जो है, मैंने आपको जो लिख कर दिया था। सबसे पहले तो मिट्टी के बारे में मैंने आपको इस तरीके से बॉक्सेस में बनाए थे, आप ज्योग्राफी में चेक करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। और उसके नीचे मैंने ये वाला क्वेश्चंस भी लिख दिया था, ताकि आप लोग ये ना सोचे कि अरे भाई ये फोटो तो ऐसे ही है, नोट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मृदा परिच्छेदिका, कोई सोचेगा भी नहीं कि मोटाई को समय निर्धारित करेगा, टाइम। ठीक है, तो इसका ना, बट येस, व्हाट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, टाइम। ऑप्शन नंबर 2। 54 देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइज्ड एज, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। बताइए कौन सा है। फैक्ट है एकदम, 2 ही है, एक आपका यूबिक्यूटस हो जाएगा और दूसरा आपका लोकलाइज्ड हो जाएगा। एक आपका सर्वव्यापक संसाधन एंड दूसरा आपका स्थानिक संसाधन। सो 54 का आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड। 55 देखिए, जो डाइवर्सिटी, हमारी सोसाइटी बहुत डाइवर्स है, विविध अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग जाति, धर्म, भाषा भी अलग होती है। तो विविध समाज के संदर्भ में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले तो ये विविधता ही तो हमें हमारी एकता है, और हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस चीज़ की। तो इसमें लिखा है कि वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हैं, ये असमानता लिख दिया है। जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी संस्कृति और सत्ता में ना बस इन्हीं दोनों चीज़ों में विभिन्नता होगी। भाषा, धर्म और संस्कृति, इसमें समानताएं होंगी। समानता थोड़ी ना होती है, हम सभी के धर्म, भाषा, जाति सब कुछ अलग है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं हैं और समानताएं भी हैं। पहली वाली स्टेटमेंट क्यों गलत हो गई, क्योंकि इसने असमानता बोल दिया है। देखिए, डाइवर्सिटीज तो है बट इनइक्वालिटीज नहीं है। इनइक्वालिटी का मतलब कि एक विशेष धर्म, एक विशेष भाषा, एक विशेष संस्कृति को वेटेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, कि अच्छा ये धर्म ऊपर होगा, ये धर्म नीचे होगा, तो ये असमानता इसी वजह से गलत होगा। हाँ, विभिन्नताएं हैं, हमारी भाषा अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारा धर्म अलग है, उसके बावजूद भी हम सब एक हैं। चाहे आप गवर्नमेंट रोजगार के मामले में देखो, अगर आपको बिजनेस अपना स्टार्ट करना है, उसमें भी आपका भाषा, धर्म अलग है, फिर भी कोई नहीं रोक सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो असमानता गलत है, समानता होना चाहिए। ठीक है, इट वुड हैव डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज इन लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से बहुत बेसिक सी चीज थी समानता और असमानता, और यहीं पे आपका गलती होता। ठीक है ना, तो इसका अगर मैं आपको बोलूं 55 का ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं स्क्रीनशॉट, तो एक एडवाइस देना चाहूंगी। देखिए, स्क्रीनशॉट, फोटोज, पीडीएफ, ये सब फोन में ही रह जाता है, ये रियलिटी है। कोई पढ़ नहीं पाता है, जिसको जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया है, अब बस रिवीजन पे फोकस करो। और ये मैं खुद के एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ हम खुद कॉपी में लिख देते हैं ना, या हमारे पास ऑलरेडी हम जिस नोट से पढ़ रहे होते हैं उसी से पढ़ते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट, इनसे पीडीएफ आपने बहुत सारे कोचिंग्स के इकट्ठा किए होंगे, मुझे पता है, पढ़ता कोई नहीं है, कोई एक नोट से ही पढ़ना।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो जेंडर है वो रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? कौन सा लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे रहा है? चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ना जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती दे रहा है? इसका आंसर पॉजिटिव वाला होगा, ध्यान देना। मतलब कि होता है ना कि कुछ गलत चीज हो रही है और हम उसके अगेंस्ट में सच्चाई दिखा रहे हैं या हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो यहां पर है कि महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। भाई ये तो गलत है, महिलाएं भावुक नहीं होती हैं, ठीक है। बस वुमेन आर इमोशनल, मतलब इमोशनल है तो उनको कोई भी ऐसे फूल बना देगा। ये बात, ये इसको चैलेंज थोड़ी नहीं दे रहा है, ऐसा लोग बोलते भी हैं, आपने देखा होगा। वुमेन आर फैशन कंसियस, मतलब कि महिलाएं जो है वो फैशन परस्त होती हैं, ये भी गलत है। वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर, जी हाँ, बहुत ही अगर देखा जाए तो बहुत कम ही महिलाएं मिलेंगी, बट मिलती हैं। और ये एक तरीके से जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहा है कि भाई महिलाएं भी चला सकती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती है, वो बस घर में ही देखभाल करने के लिए होती हैं, ये भी गलत। तो चैलेंज तो यही कर रहा है। विमेन आर रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर्स, और हैं भी बहुत सारी विमेन ऑटोज, मैंने बहुत सारी वुमेन्स को देखा है। अब तो पायलट वगैरह आप तो जानते ही हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। 56 का तीसरा, और ये जेंडर स्टीरियोटाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज्ड द मेन डिमांड ऑफ द सफ्रेगेट्स? मतलब कि जो नारी मताधिकार आंदोलनकारी की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है मेन डिमांड है। देखिए, पहला है कि महिलाओं के लिए मताधिकार, राइट टू वोट फॉर वुमेन, ठीक है, ये तो है ही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और भी ऑप्शंस हम देखते हैं। महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, ऐसा कुछ नहीं था कि ब्यूरोक्रेटिक्स रोल चाहिए वुमेन के लिए, ठीक है। मताधिकार आंदोलन का मतलब होता है कि महिलाओं के लिए राइट टू वोट फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए मताधिकार। एडल्ट फ्रेंचाइजेस फॉर प्रॉपर्टीड वुमेन, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, ये भी गलत है। श्रम वर्ग, ये भी गलत है। इसका सिंपल सा मतलब था राइट टू वोट फॉर वुमेन। सो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58, और ये जातक कथा से रिलेटेड है, बौद्ध वाले टॉपिक का है ये। जातक के विषय में आपको बताना है क्या सही है। तो देखिए, पहला है कि इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी और जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। अच्छा, मुझे याद भी आ गया यहाँ पे। देखिए, एक दो स्टूडेंट्स के द्वारा ये क्वेश्चंस किया गया था, जो कि मुझे लगता है सही है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आपको पूछना चाहिए। तो उसमें उन्होंने बोला था कि आपने ना ये वाली लाइन गलत लिखी है, प्राकृत भाषा वाला, अपने नोट्स में भी। तो फिर मैंने उनको एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट भी भेजे थे। देखिए, इसमें बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बौद्ध धर्म में जो शिक्षा दी गई थी, प्राकृत वाली जो है आप पढ़ते, वो एकदम सही है। बट ये जो मेन जो वहाँ के कॉमन लोग थे ना, वो सारी भाषा नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। आगे जब भी ये क्वेश्चन आएगा हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सामान्य लोग थे ना, उनको शिक्षा उन्हीं के भाषा में देना होगा ना, तभी तो वो समझ पाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर लिखा हो गया है कि इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। यस, ये एकदम सही है। जो इसको प्रिजर्व किया गया था बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ऑप्शन नंबर 1, इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई जिन्हें जैन साधु, नहीं, सामान्य लोगों के द्वारा किया गया, बट ये बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया है, जैन साधु के द्वारा नहीं। अब यहाँ पे लिखा है कि इनकी रचना बौद्ध भिक्षु, नहीं, गलत पढ़ना ही नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि जो जातक है उसकी रचना सामान्य लोगों ने किया और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया। सो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 59 पे चलते हैं। आईने अकबरी के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो, यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द नहीं। ये जो है ना आईने अकबरी, इट हैज रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलू, ठीक है, उसके विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। स्टैटिक, बस ये ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं है कि ये पहली जिल्द थी या फिर इनमें उनके घटनाओं का विवरण है या फिर ये मिर्जा हाकिम के द्वारा लिखा गया, नहीं भाई। आईने अकबरी अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं, तो एटलीस्ट
600 ही लाइक कर दो। 1000 तो होगा नहीं, मुझे पता है, पता नहीं कब होगा, लेकिन 600 तो आप कर ही सकते हैं। निम्न में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया था? और ये तो आपको रटा होना चाहिए, गुरुमुखी जैसे ही नाम आएगा आपको गुरु अंगद का नाम याद रखना है, ठीक है। तो इन्होंने बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया था, गुरु अंगद ने। तो 60 का ऑप्शन नंबर 2। अब हमारा यहाँ से 61, और ये देखिए, जो लोग बोलते हैं कि मैम प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, ये आप खुद देखो, इतने लेंथी क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे ए सूची दी गई है, बी सूची दी गई है। ए वाले में आपके विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट हैं, एंड बी वाले में आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन टेकन्स हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। तो आप इसको कैसे करोगे? और ए की और बी की इन दोनों को मिलान करना है, ठीक है, ऋणों के सर्वोचित कारण के आधार पे। फिर आपको नीचे ऑप्शंस दिया गया है ए बी सी, ठीक है। तो 61 देखिए, कृषि श्रमिक, तो ये किस तरीके का ऋण ले सकते हैं? स्वास्थ्य और बेमौसम का ही लेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि कहीं ऑफ सीजन्स इसमें ले सकते हैं। तो ए का हमारा पहला होगा, जहां जहां ए का पहला नहीं है उसको हटा देते हैं, खत्म। उसके बाद से जो बड़ा किसान है वो किस चीज के लिए लेगा? बड़ा किसान, तो ये गवर्नमेंट लोन लेगा फॉर एग्रो प्रोसेस प्लांट्स, ये हो सकता है कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण, बड़ा किसान। तो बी का आपका तीसरा, तो ये भी खत्म, तीसरा ही आ गया। बाकी जो सी बचा हुआ है, जो एक मिडिल फार्मर है, मध्यम किसान, ये फर्टिलाइजर के लिए, आपका कीटनाशी के लिए, बीज के लिए, इसके लिए ऋण ले सकता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे उधार की बातें चल रही हैं, लोन की बात चल रही है कि कौन किस आधार पे लेगा। सो ऑप्शन नंबर 3। चलिए, अब ये आपको याद आया होगा, पुटिंग आउट सिस्टम, दादन व्यवस्था, जिसको मैंने बहुत बहुत हाईलाइट किया हुआ है अपने नोट्स में, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग बस ऐसे ही रेंडमली देखेंगे और सोचेंगे अरे ये नहीं आएगा, बट ये आएगा, दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम। और मैंने आपको बताया था बुनकर और सौदागर के बीच में किस तरीके से जो बहुत बहुत मेहनत करता है उसको उतनी आमदनी भी नहीं मिलती है, ठीक है। फिर सहकारी सिस्टम, उसके नीचे मैंने आपको पढ़ाया था। तो बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द ट्रेडिंग अरेंजमेंट बिटवीन अ वीवर एंड अ मर्चेंट अंडर द पुटिंग आउट सिस्टम, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच में निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप सही है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पुटिंग आउट सिस्टम क्या है। सबसे पहले तो देखिए, जो ये पुटिंग आउट सिस्टम है जिसे हम दादन व्यवस्था बोलते हैं, इसमें यार्न सप्लाइड होगा मर्चेंट को टू द वेवर एंड क्लोथ प्रोड्यूस्ड इज बॉट बैक फ्रॉम वेवर एट अ लो प्राइस, बहुत ही कम दाम पे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर देखिए, बुनकर और सौदागर के बीच का व्यापार का है कि सौदागर के द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है, फिर और तैयार कपड़ा बुनकर से, मान लो उसको दिया गया सूत का, ठीक है, कपड़ा, फिर उसने कपड़ा तैयार कर दिया, अब बुनकर से बहुत ही कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है, ठीक है। मेहनत तो बुनकर ने ही किया है, नो डाउट। सो यही एक तरीके का आपका दादन व्यवस्था है, पुटिंग आउट सिस्टम है, ऑप्शन नंबर 3। बाकी देखिए, जो पहला लिखा है कि एक बोली पे खरीदा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी बोली ज़्यादा होगी तुम्हारी बोली कम होगी, मतलब जो हम बीड करते हैं, ऐसा कुछ इसमें बीड नहीं होता है। सौदागर के द्वारा सूत बुनकर बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए नहीं, सौदागर ही सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए करेगा, फिर तैयार कपड़ा बुनकर से बहुत ही कम कीमत पर खरीद लेगा। यही होता है पुटिंग आउट सिस्टम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। और 4 लिखा है कि बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदेगा, नहीं, इसकी ये प्रोवाइड कराएगा मर्चेंट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 62 का। चलिए 63 पे चलते हैं। और ये भी देखिए, अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का जो एक तरीके से देखा जाए, ये देखो ई ऑप्शंस, बताओ इतने ऑप्शंस पढ़ने हैं, फिर नीचे भी जाना है, और ये ए से ई तक का ऑप्शंस आपको पढ़ना है। टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचती है बाजार की श्रृंखला, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है जो आप केचप खाते हैं, ये जम्बल्स, मतलब यहाँ पे जम्बल कर दिया गया है कि पहले बनता कैसे, डायरेक्ट हम थोड़ी ना केचप वहाँ पे तुरंत दुकान में ही बन जाता है, नहीं, टमाटर, खेत से टमाटर ले जाएंगे, उसको बनाएंगे, फिर उसके जो फॉर्म होंगे उसको फिर हम पैक करेंगे, फिर उसके बाद से वो लास्ट में मार्केट में जाएगा, मार्केट से फिर खरीद के हम अपने घर लेकर आएंगे, ये प्रोसेस है। तो चलो,
तो यहाँ पर इसको आगे पीछे लिखा गया, आप उसको एक क्रम में लगाइए। पहले हम आगे पीछे पढ़ लेते हैं। लिखा है कि सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापार से खरीदेगा। थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटर के लिए बोली लगाएगा। एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदेगी। मार्केटिंग कंपनी सप्लाइज केचप टू स्टोर्स, मतलब विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करेगा। तो अब बताओ, पढ़ लिया आपने केचप कैसे बना है? बताइए क्या होगा सबसे पहले। और स्मॉल सिटी बेस्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट बाइज टमाटो, या फिर जो है फार्मर बाइज टमाटो सीड्स फ्रॉम अ लोकल ट्रेडर, ये होगा। दोनों में से कौन सा होगा? बी और सी में से पहले कौन होगा? देखिए, आप सबसे पहले बोली तो लगाने नहीं जाओगे ना, पहले तो वो खेत में जो फार्मर है वही तो टमाटो सीड्स बाई करेगा, फिर उसको अपने खेत में लगाएगा, तभी तो आगे वो पौधा तैयार होगा। वहां से हम टमाटर जो भी बड़े बड़े जो व्यापारी लोग खरीदते हैं वो लेके जाएंगे, फिर वहां से बोली लगेगी। तो ऑब्वियस सी बात है ना, पहला ही होगा सही, मतलब बी, ये होगा पहला। किसान जो है वो टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदेगा, उसके बाद से इसकी टमाटरों के लिए बोली लगेगी, मतलब सी। ठीक है, तो बी सी तो पहले होगा, तो बाकी सारे ऑप्शन ही हटा देते हैं, खत्म। ऑप्शन नंबर पहला। उसके बाद से आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो छोटे शहर की जो खाद्य संस्करण है, फूड प्रोसेसिंग, वो उसको खरीद ले जाएंगे। डी के बाद से फिर हमारा जो ये विपणन करने वाली जो कंपनी होती है ना, मार्केटिंग कंपनी, ये भंडारों को केचप की आपूर्ति के लिए करेगी। उसके बाद से दुकान में जाएगा और सोना जाके अपने पड़ोसी की दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर कर लेगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा है पहला। चलिए, कोई व्यक्ति जो है वो जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है, तो अपील प्रणाली के अनुसार वो इसमें से किस में अपील कर सकता है? मतलब अकॉर्डिंग टू अपीलेट सिस्टम अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द वर्डिक्ट गिवन बाय द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई फैसला दिया है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप फिर कहाँ पे अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट में। और जब यहाँ से भी ना हो, आपको लगे नहीं ये फैसला अभी भी नहीं सही है, देन आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इसका आंसर कर देते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड। पॉलिटी स्टार्ट है, ध्यान दीजिएगा। हिस्ट्री कंप्लीट, ज्योग्राफी भी कंप्लीट, और पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस बाकी होंगे। भारतीय संसद, हमारा जो पार्लियामेंट है, इस पे दो कथन दिया गया है। पहला है कि कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। बताइए। देखो, ये बात तो गलत है, बहुमत होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी है उसके पास कितने भी संसद हो सरकार, नहीं, बहुमत। अभी इलेक्शन हुआ है, आप जानते ही हैं, अलायंस की सरकार बनी है। अगर ऐसा ही होता तो वो गवर्नमेंट नहीं बना लेते अपना खुद का, बहुमत चाहिए होता है। एक खत्म। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये संसद के अंग है, पार्लियामेंट के, ये सही है ऑप्शन नंबर 2। बाकी कितनी सीट्स चाहिए होती हैं ये आप मुझे बताना, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाला सही कथन बताओ। यहां पर लिखा है द इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन ब्यूरोक्रेसी, एनी स्टेट गवर्नमेंट, या फिर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये जो भारतीय राज्य है इसके लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि दिखा है ना, द इंडियन स्टेट हैज मेनी चेक्स एंड बैलेंस टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर्स। तो ये जो आपका इंडियन स्टेट है इन द स्टेटमेंट, इस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। कोई भी राज्य सरकार, कोई अधिकारी, या फिर कोई इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमारा 66, यहाँ तक हम लोगों ने 66 क्वेश्चंस कर लिया है। और वीडियोस देखते देखते लाइक्स का भी बटन आप दबा सकते हैं। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री फोकस अपॉन। अगर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो किस पे हमारा फोकस होना चाहिए? एक तरीके का पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो पहला लिखा है कि देखिए, जब भी मैं टीचिंग कराऊंगी, हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, तो मैं कॉन्सेप्ट्स के ना बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस एंड बिल्डिंग्स, मतलब एक डाइवर्सिटी होनी चाहिए ना, बहु प्रदर्शन की संकल्पना होना चाहिए,
कॉन्सेप्ट, मतलब अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस एंड ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, मतलब हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी, ये सेंस ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, इस पे हम फोकस करेंगे। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करें और उनके अनुभवों के साथ जोड़ें। आपको स्टूडेंट्स को एनकरेज करना है कि वो इमेजिन करें, एंड पास्ट में एक तरीके से इमेजिन करो कि तुम पास्ट में से जी रहे हो और ये घटना हो रही है, और खुद के एक्सपीरियंसेस को रिलेट करो आंख बंद करके। तो ये दोनों चीज़ें हमें करनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। पेडागोजी का क्वेश्चन है, तीसरा सही है। 68 देखिए, हम लगातार कर रहे हैं और पूरा कंप्लीट करके ही जाएंगे। इसमें से 2 कथन गलत है, उसको पहचानना है। अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, गलत को पहचानना। देखिए, पहला तो लिखा है कि वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। जी हाँ, जो साइंटिफिक एक तरीके से देखा जाए इंक्वायरी होती है, हम उसको सोशल साइंस में भी यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ए तो सही है, तो चलो एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस कि ए तो गलत नहीं है, पहला खत्म। दूसरा लिखा है कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का, ये केवल ने गड़बड़ कर दिया, तो ये तो गलत हो गया। मतलब कि आपका बी वाला तो गलत है ही। ठीक है, तो एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, अब 2 ऑप्शंस बचे हैं। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान है, ये भी गलत। ऐसा थोड़ी ना है कि हम एक ही मेथड यूज करेंगे। मेरा मन होगा तो मैं एनिमेटेड वीडियोस चलाऊंगी, मैं उनको फील्ड विजिट में लेके जाऊंगी, उनको क्लास में एक्टिविटीज कराऊंगी, कुछ भी करा सकती हूँ, तरीका मेरा समान थोड़ी ना होगा। बी और सी गलत है। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। मतलब कि जो टीचिंग ऑफ सोशल साइंस है वो कंसर्न्स मोर विद इन्वॉल्वमेंट विद कॉम्प्लेक्सिटी रेदर देन इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, ये बस इन्फॉर्मेशन देना थोड़ी ना है कि सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, देखो भाई ये 1857 की क्रांति हुई थी, ये कब हो गया था, नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, जटिलताओं से भी जूझना है। ठीक है, तो गलत तो बी एंड सी है, दूसरा। ठीक है, और यहां से आपने देखा होगा कि बीच बीच में ना पेडागोजी, ये किस तरीके से क्वेश्चंस पेपर डिजाइन हुए हैं, ये देखिए। जो लोग पूछते हैं कि हिस्ट्री का नंबर कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, तो ये कोई नंबर नहीं होता है। हो सकता है कि आपको पेडागोजी पहले मिल जाए, मिक्स में क्वेश्चंस मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। और इस बार तो आपके आंसर्स भी बगल वाले से मैच करा के देखेंगे, तो नकल मत करना बगल वाले का। ठीक है, वैसे भी गलत ही बताते हैं। 69 देखो, अ सोशल साइंस टीचर शुड एम टूवर्ड्स। सामाजिक विज्ञान के आप टीचर बनने वाले हैं, आपका एम क्या होना चाहिए? क्या आप रटाओगे बच्चों को? नहीं। बिल्डिंग पर्सपेक्टिव, आप उनका सापेक्ष महत्व का निर्माण करेंगे। जी हाँ, हम पाठ्यचर्या को पूरा कराने के चक्कर में उनको बोझ नहीं देंगे, ना ही मैं उनको बोलूँगी कि देखो तुम्हें फर्स्ट आना है, पास करना है, ये भी नहीं। ओनली ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 70 क्वेश्चन देखिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? मतलब कि कौन सा अप्रोच जो है ना हैज़ बीन कंसीडर्ड व्हाइल डेवलपिंग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक। ये जो किताबें बनी है, इसको तैयार करते समय आपने किस अप्रोच को कंसीडर किया है, बताइए। 2 ऑप्शन है। पहले लिखा है कि प्रत्यक्ष उदाहरण और अनुभव से सीखना। जी हाँ, लर्निंग थ्रू यूज ऑफ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स एंड एक्सपीरियंसेस, ये तो सही है। देखो, ये स्मरण आधारित सीखना कभी सही होगा नहीं, कभी भी नहीं, तो इसको पढ़ना भी नहीं है, ओनली ए। ठीक है, तो 70 का हमारा पहला। 71 देखिए, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? पेडागोजी है, तो आपको याद रखना है कि ये स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। आप मुझे बताओ, अभी तो मैंने बोला रटने, स्मरण करना नेगेटिव है, खत्म। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, स्टेटस ऑफ अ फैक्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड। ये रटना, तथ्य, ये सब क्या दिया है, ये तो गलत ही होगा। यहाँ पे कोई बच्चों को मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी, ना ही कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और हम उल्टा उन पे बोझ दे देंगे रटने का। सो ए और बी में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4, नीदर ए नॉर बी। ठीक है, 72, द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सेंसिटाइजिंग स्टूडेंट्स टूवर्ड्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वुड बी। मतलब वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए इसमें से बेस्ट कौन सा होगा? चलो देखते हैं। उनको रिलेवेंट पॉलिसीज एंड लॉज पढ़ा दो, नीति और कानून के बारे में उनको पढ़ा दो।
क्या इससे बच्चा एक संवेदनशील हो जाएगा? आप मुझे बताओ। वो छोटा सा बच्चा है, आप उसको पढ़ाओगे वो भूल जाएगा? एकदम नहीं। वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार कराओ, रोल प्ले, तो क्या ये होगा? सही है। विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाओ, पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा ले लो। प्लीजिंग नॉट टू बाई एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट। तो इस एक क्वेश्चन का आंसर मैं आप पे छोड़ती हूँ, बहुत ही आसान है, मैंने कुछ तो आपको बता ही दिया कि बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सेंसिटाइजिंग स्टूडेंट्स टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वुड बी, इसका क्या होगा आंसर, ये आप मुझे बताना। ठीक है, ये इस एक क्वेश्चन का 72, और इसको हम कल इसका सही आंसर डिस्कस करेंगे। बट मैं चाहूँगी इतना पढ़ रहे हो तो बताओ तो कम से कम कि इसका कौन सा सर्वोत्तम अभ्यास है। ठीक है, चलिए। ओपन बुक कोविड के समय में बहुत हुआ और लोग बड़े खुश थे कि उनको पढ़ना नहीं पड़ रहा है, किताब सामने है और लिख रहे हैं। इसका मोटिव क्या था? और देखो ये भी गलत होगा कहना कि किताब खोली तो नकल नहीं, नकल मारने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, अकल चाहिए नकल के लिए भी। तो ओपन बुक एग्जाम का पर्पस क्या था बताइए? विद्यार्थियों पर सभी चीजों को याद करने का भार जो है वो अनुभव नहीं होगा। ठीक है, यही था। देखिए क्या हो गया ना कि एक तो वैसे भी 4 दीवारी के अंदर बंद है, उसमें से एग्जाम, तो ओपन बुक एग्जाम इसीलिए किया गया ताकि किसी के ऊपर ज़्यादा बोझ बर्डन ना हो। अध्यापक को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, ना ही उनको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी और ये लोग एकदम ठीक ठाक उत्तर लिख लेंगे, नहीं, ओनली फॉर बर्डन, कि आपको ज़्यादा रटना नहीं है, आप समझ के अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं, किताब तो है ही। सो ऑप्शन नंबर 1। 74 देखो, यहाँ पे बात हो रही है आपके जो रीजनल कल्चर्स होते हैं उसके बारे में। क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट क्लोजर टास्क आफ्टर द टीचिंग ऑफ द थीम, मतलब जो टीचिंग ऑफ द थीम हमने पढ़ाया द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, उसके बाद से कौन सा टास्क लास्ट में होना चाहिए? ठीक है, यही पूछ रहा है। इंग्लिश का पढ़ लेना, हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए आप कितना डिफिकल्ट लिखा हुआ है। मैंने क्लास में रीजनल कल्चर्स पढ़ा लिया है, अब इस चैप्टर खत्म हो चुका है। अब इसके बाद से मैं कौन सा काम दूंगी बच्चों को जो कि बेस्ट होगा? पहले लिखा है कि आप उनको स्मॉल ग्रुप प्रोजेक्ट्स दे दो, डांस परफॉर्मेंस बाय एन एक्सपर्ट, कोई कंपटीशन करा दो, कोई कोलाज मेकिंग करा दो। बताइए। देखिए बात हो रही है यहाँ पे कल्चर्स की, तो ये तो मैं नहीं कहूँगी कि एक्सपर्ट को बुला के डांस परफॉर्मेंस करवा दूंगी, बी तो नहीं होगा। बी जहाँ जहाँ है उसको हटाते हैं, खत्म खत्म खत्म, मेहनत ही नहीं करना है। ठीक है, हम उनसे प्रोजेक्ट करवा सकते हैं, कुछ क्विजेस करा सकते हैं, कोलैज बनवा सकते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को समझ में आएगा क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। अब डांस एक्सपर्ट को बुला के हम क्या ही सिखाएंगे उनको? ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3। इमेजिन करो कि आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, इमेजिन कर लो, और सब छुटकारा मिल जाएगा ये तैयारी से, नौकरी से। ठीक है, इमेजिन करिए कि आपको एक साम्राज्य मिला है वंशागत में, और क्या अपने साम्राज्य को किस प्रकार आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार से स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल दोगे? मतलब मैंने बोला बच्चों को कि देखो बच्चों, इमेजिन करो कि तुमको एक साम्राज्य मिल गया है और अब तुमको ना इसको बहुत ही स्टेबल एंड प्रॉस्परस करना है। ठीक है, अब ये प्रश्न मैंने बोला बच्चों को। अब मैं क्या करूँगी एज अ टीचर, जब जो भी वो चीज़ लिखे होंगे, कुछ भी बनाए होंगे, तो मैं जब उनका वो देखूंगी, जांचूंगी, तो मैं किस पे फोकस करूँगी? ठीक है, क्या मैं अनुभव की तुलना पर करूँगी, एबिलिटी टू एनालाइज पे करूँगी, जो अनुमान और निष्कर्ष पे करूँगी, या फिर एबिलिटी टू रीजन? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके चारों के चारों ऑप्शंस आपको सही लगेंगे, एग्जाम में तो 100% लगेगा। देखिए, तो अगर मान लो अनुभव की तुलना, ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैंने उनसे क्या बोला है, आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक साम्राज्य है और आप उसको स्टेबल करना चाहते हो, तो अनुभव यहाँ पे तुलना वो किस चीज़ से करेगा? वो तो मैंने उसको इमेजिन करने के लिए बोला है, तो इस पे तो मैं फोकस नहीं करूँगी ना ही यहाँ पे कोई मैंने उसको वो नहीं दिया कि देखो इसको तुमको जैसे होता है ना कि कोई लॉजिक मैंने दे दिया है, अब तुमको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं चल रहा है, एनालिसिस नहीं करना उसको, मैंने कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिया है, मैंने उसको बस एक सिंपल सी चीज़ पूछी है। ठीक है,
हाँ, ये हो सकता है कि परिस्थिति का अनुमान करेगा और निष्कर्ष, कि वो अनुमान करके लास्ट में वो इस पे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि किस तरीके से वो उसको स्थायी और संपन्न बना पाएंगे, कि क्वेश्चन तो यही पूछा है। तर्क करने की क्षमता, यहाँ पे बहस या कोई टॉपिक थोड़ी ना छिड़ी पड़ी है कि चलो तर्क करते हैं, ये भी खत्म। संपन्न और स्थायी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको उस समय की जो कंडीशन है आपको उसको अनुमान करना पड़ेगा, फिर आप एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि अच्छा ये तरीके हो सकते हैं जिससे कि मैं अपने साम्राज्य को स्थायी बनाऊंगा, संपन्न बनाऊंगा और हजारों हजारों साल के लिए अमर हो जाऊंगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। मजाक से हटके इसका तीसरा नंबर सही है, क्योंकि आपसे स्थायी और संपन्न पूछा है, किस तरीके से बनाओगे, तो आप परिस्थिति का अनुमान करोगे और निष्कर्ष पे पहुंचोगे। ठीक है, यहाँ पे कहीं कोई गोला बारूद नहीं चल रही है जिसपे आपको तुलना करना है या फिर एनालाइज करना है कि अच्छा कहाँ से चला, किस तरीके से चला, और तर्क भी नहीं क्या करना है। सो ओनली ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 75 का तीसरा। 76 देखिए, रिस्पेक्टफुल वे टू इंट्रोड्यूस द थीम आदिवासीज वुड बी। आदिवासी का परिचय कराने के लिए सबसे बेस्ट सम्मानजनक नीति क्या होगी? हम उनको संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में दिखा दें। रंगीन वेशभूषा मत करना, ये एक आपकी गलत धारणा हो जाएगी। जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दों पर दिखा दो। आदिम और देहाती भूतकाल, नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका पहला होगा कि देखिए आदिवासी को आप दिखाइए, उनको पोर्ट्रे करो एज रिच एंड पावरफुल फॉरेस्ट पीपल, ना कि उनको रंगीन कलरफुल ड्रेसेस। ठीक है, वो इससे हट के बहुत कुछ हैं, और ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अगर आपको क्लास में मज़ा आ रहा है और समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि और भी अच्छी अच्छी क्लासेस आएँ। पेडागोजी ही चल रहा है, आप देख सकते हो, पेडागोजी के लिए परेशान होते हैं कुछ लोग। While teaching controversial issues in social science class, you should, देखो 2 तरीके के टीचर होते हैं। एक तो जो कंट्रोवर्सी टॉपिक्स पे बोलेंगे ही नहीं, बच के निकल देंगे, इग्नोर कर देंगे। दूसरा, अगर कोई बच्चा पूछा भी तो उसको बोलेंगे चुप करो, एग्जाम पे फोकस करो। और तीसरे वो होंगे जो बहुत ही संवेदनशील तरीके से उस चीज़ को हैंडल करेंगे, वो उससे भागेंगे नहीं। ठीक है, और वही सही होता है। तो अगर एक क्लास में आप पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स आ गए, तो आप क्या करोगे? क्या आप उससे बचना चाहोगे कि नहीं भाई हम तो इससे बच के रहेंगे, दाग लग जाएगा? ठीक है, समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और उन पे संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। क्या आप ये करेंगे कि ओकेजनली आप उसको उठाओगे और उस पर एक डिस्कशन करोगे? एक तो ये विवादास्पद मामले है, तो आप इसको समय समय पर उठाएंगे ही क्यों? पहली बात तो ये गलत है। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करना, जी हाँ, अगर कुछ ऐसा मैटर है तो पहले तो आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए टू इनिशिएट अ डिग्निफाइड डिस्कशन। एक सम्मानजनक चर्चा होनी चाहिए ताकि किसी के भी मन को ठेस ना लगे, चाहे उनके विचार हो, उनकी सोच हो, जो भी हो। सो ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस ना पहुंचने, ये केवल वर्ड हमेशा गड़बड़ करेगा, खत्म। तो इसका ऑप्शन एक ही होगा सही, और वो होगा आपका प्लानिंग। सही प्लानिंग होनी चाहिए, एग्जाम के लिए भी आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए। ठीक है, सो 3rd 78 देखिए, द टीचिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ शुड फोकस ऑन। किस पे फोकस होना चाहिए? सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। पहला तो लिखा हुआ है कि राजनीतिक संस्थानों का, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, एंड दूसरा लिखा है कि बेसिक प्रिंसिपल्स। दोनों पे होना चाहिए, फोकस दोनों पे होना चाहिए। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3rd। यहाँ पर देखिए तीसरा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नाउ 79 पे चलते हैं। While planning a small group activity with students, which of the following should be emphasized? मतलब मैं प्लान कर रही हूँ एक ग्रुप एक्टिविटी छोटा सा विद स्टूडेंट्स के साथ, तो कौन सी इसमें जो चीज़ें हैं वो एम्फोसाइज्ड होनी चाहिए, मतलब किस पे अधिक बल देना चाहिए एक छोटे समूह में योजना बनाते समय। तो अगर मैं ऐसा कुछ प्लान कर रही हूँ तो एक चुनौतीपूर्ण कार्य होना चाहिए ताकि बच्चों को मजा आए। ठीक है, चैलेंजेस होंगे तो ही तो मजा आएगा ना, और विद्यार्थियों को साथ में काम करने का, सीखने का मौका मिलेगा। और जो सेलेक्ट ग्रुप्स थॉटफुली, क्या ये बात सही है? बताइए। 79 में लिख रहा है कि और हाँ, कार्यों की पूर्ति करना, कंप्लीशन ऑफ टास्क। देखो मैं कोई भी काम कराऊंगी एज अ टीचर तो मेरा फोकस इस पे नहीं रहेगा कि बच्चे उस काम को पूरा कर लें, फोकस इस पे रहेगा कि वो खुद से करके सीखें, उनको मजा आना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ये नहीं कह रहे यार 1 घंटे का समय है तुमको ये हर हाल में कंप्लीट करना है, कुछ भी नकल वकल मार के वो कर लेंगे, तो कभी भी फोकस उस पर कंप्लीट पे नहीं होना चाहिए। डी नहीं होगा, जहाँ जहाँ डी है खत्म।
ABC। यहाँ पर सेलेक्ट ग्रुप्स थॉटफुली इसलिए लिखा गया है कि कहीं आप ऐसा ग्रुप ना बना लें कि देखिए होता है हर बच्चा अलग होता है, कोई बहुत जल्दी सीखता है, कोई थोड़ा स्लो, तो आपको हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाना चाहिए, होमोजीनियस नहीं। हेट्रोजीनियस मतलब हर तरीके का बच्चा हो एक ग्रुप में, थोड़ा सा अच्छा भी हो, थोड़ा सा जो स्लो लर्नर है, तो इस तरीके का आपको मिक्स ग्रुप बनाना चाहिए। सो इसलिए आपका ABC पहला। 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, तब तक तो 1000 कर ही देना आज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द स्टडी ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला लिखा है कि समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, सिस्टमैटिक एनालिसिस इशू। जी हाँ, ये सही है। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, अरे ये तो एकदम गलत है। मैं इंतजार करूंगी कि बच्चा बड़ा होगा और वो अपने आप ढूंढेगा, हम क्यों मेहनत करें, हमें तो मिल ही रही है सैलरी, ये गलत है। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पे बल हो, तुम समझो मत, तुम देखो, तुम डिटेल में अपने किताब में से पढ़ लो, ये भी गलत है। हमें समझने पे फोकस करना है। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशील और जिज्ञासा पैदा करना। जी हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके साथ आपको बिल्ड करना है सेंसिटिविटी को, एंड बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी आनी चाहिए। ठीक है, सो A and D, ऑप्शन नंबर 2 दूसरा सही है। ठीक है, 81 देखिए, निम्न में से किसके लेखन को आप प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं मानेंगे? देखो, प्राथमिक द्वितीयक कई बार बताई हूँ। प्राथमिक का मतलब जैसे कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर किसी ने अपनी खुद की स्टोरी लिखी, कोई भी चीज़ जो पहली बार मैंने अपना खुद का लिखा है, बाकी वहाँ से किसी ने नकल कर लिया, वो द्वितीयक हो जाएगा। तो इसमें से किसके लेखन को आप प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं मानेंगे? और वो हो जाएगा मुजफ्फर आलम को। अबुल फजल, राज सुंदरी देवी, मैंने आपको बताया था, इन्होंने अपने बारे में सारी चीज़ें, आत्मकथा है, जियादुन बर्नी, ये प्राथमिक है। मुजफ्फर आलम प्राथमिक नहीं है। सो पहला। 82 देखिए, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो इस स्रोत में से आप किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? मतलब मुझे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ाना है, तो इसमें से कौन सा जो रिसोर्स होगा ना वो गलत हो जाएगा यूज करना। गुफा चित्रकारी, लघु शिलालेख, हस्तलिपियां। तो लघु चित्रकारी जो है, मिनिएचर पेंटिंग्स, ये प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाने के लिए ये वाला सोर्स सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा गलत है और यही सही हो जाएगा। 83 पे चलते हैं। Which of the following can a social science teacher critically address while discussing the theme advertisement? मतलब एडवर्टीजमेंट आपको पता है ना, ऐड वगैरह जो चलते हैं, आप जब वीडियोस भी देखते होंगे तो यूट्यूब अपनी तरफ से ऐड लगा देता है, बहुत सारे विज्ञापन अलग अलग कंपनीज के। तो विज्ञापन के विषय पे चर्चा करते समय एज अ सोशल साइंस टीचर किसमें से आप उप विषय वस्तु पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? पहला है कि व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, समता के मुद्दे, दोनों ही सही हैं। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी, अपील्स टू द पर्सनल इमोशंस, बोथ ऑप्शंस विल बी राइट, सो बोथ A and B, सो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 84। देखिए, पहले आप इंग्लिश पढ़ लो क्योंकि हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट आपको लग सकती है। डिस्कस फ्यू मोर रीजंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारण पे चर्चा करो। मतलब आपको कुछ और रीजंस पे डिस्कशन करना है कि ये जो लैंड यूज जो चेंज हो रहा है, इसमें जो बदलाव हो रहा है, इसकी क्यों हो रहा है, किस रीजन की वजह से हो रहा है। तो ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन करोगे? देखो, मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, मैं उनसे बोलूँगी कि देखो बच्चों, आप मुझे एक रीजंस बताओ कि क्यों जो हमारा ये जो लैंड यूजेस जो पैटर्न है, ये चेंज होने का क्या मेन रीज़न हो सकता है। वो कुछ भी बताएंगे तो आखिर में मैं उनकी कौन सी एबिलिटी का जो है ना असेसमेंट करना चाहती हूँ। क्या ये मैं देखना चाहूँगी कि जो मेरे क्लास का बच्चा है वो क्लासीफाई कर पा रहा है, जनरलाइज कर पा रहा है, इन्फरिंग कर रहा है, या फिर हाइपोथेसिसिंग मतलब परिकल्पना कर रहा है, कौन सी एबिलिटीज़। और ये होगा, इसको हम बोलेंगे हाइपोथेसिंग मतलब परिकल्पना करना। इस कुशलता का मूल्यांकन करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसको कोई बांटना नहीं है, दो अंतर नहीं करना है, ना ही जनरलाइज और ना ही उसको रिजल्ट निकालना है। यहाँ पर मैंने उसे पूछा है तो उसके लिए उसको परिकल्पना करना होगा। सो ऑप्शन नंबर 4। नाउ 85।
प्राकृतिक वनस्पतियों और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी मेरी क्या होगी? क्या मैं उनको डॉक्यूमेंट्री दिखा दूंगी, फील्ड विजिट पे ले जाऊंगी, मतलब वन्य जीवन अभ्यारण्य, या फिर उनको विशेषज्ञ को बुलवा के उन्हीं से सुनवा दूंगी सब कुछ, या फिर मैं किताब से ही पढ़ा दूंगी? बहुत ही आसान सा है। देखो, सबसे बेस्ट मैंने आपको क्या बोला है, जब बच्चा खुद अपनी आंखों से देखेगा वो चीज़ ज़्यादा सीखेगा, और वो होता है विजिट टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ऑप्शन नंबर 2। ओके, 86 पे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में आपने देखा होगा कार्टून की बहुत सारी भूमिका है, और मैं आपको बोलती भी थी जब मैं पढ़ाती थी कि देखो देखो ये स्टोरी है, ये आपको नहीं लिखना है, वो बच्चों के लिए है। वो क्यों बनाई जाती है, उसका कुछ रीजंस होगा ना, तभी तो आपने देखी होगी एनसीईआरटी में बहुत कार्टून्स मिलेंगे, स्पेशली टू क्लास 6। तो देखिए वो बेसिकली इसलिए होता है ना, ताकि वो बच्चे खुद से रिलेट कर पाएँ उस चीज़ को। एक तो वो छोटे बच्चे हैं, क्लास 6 का बच्चा कितना ही बड़ा होगा, 7 का 8 का, तो जो भी बेसिक चीज़ें हैं ना वो बच्चों उठाकर विद्यार्थियों को उनसे जोड़ना। यहाँ पर लिखा है कोई भूमिका नहीं है, कार्टून तो इमेच्योर है, तो भाई वो किताब में क्यों है? खत्म। भरपाई करने के लिए, ताकि बड़ा अट्रैक्टिव दिखे, ऐसा कुछ नहीं है। एंटरटेनमेंट करना भाई, इंजॉयमेंट बना देना है, क्योंकि एक तो ऐसे ही बोरिंग सा सब्जेक्ट है, ये भी नहीं। मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना, बस। 87 पे चलते हैं। रंग भेद की प्रथा पर ए और बी कथन को पहचानो। चलो, यहां पर ए लिखा है कि यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है, परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। क्या ये बात सही है? जो ये प्रैक्टिस ऑफ जो एपर्थीड है वो डिस्क्रिमिनेट करता है बिटवीन रेसेस बट अलाउड एट द राइट टू वोट। जातियों के बीच में भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। और यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। रंग भेद की प्रथा, पहली बात तो ये जातियों में भेदभाव पैदा नहीं करती है, ये बात गलत है। स्टेटमेंट आपका पहला और दूसरा दोनों के दोनों गलत है। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ठीक है, चलो 88 पॉलिटी का क्वेश्चन एक और पूछ लिया यहाँ पे। ग्राम पंचायत में चुनकर जो आते हैं वो कौन सा वो कार्य संभालते हैं? सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव, ग्राम सभा सदस्य। बताओ। पंचायत अभी मूवी भी आई थी, सॉरी क्या था मुझे तो याद भी नहीं है। तो कौन सा ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और वो कार्य संभालते हैं? तो सरपंच और वार्ड के सदस्य ये चुनकर आएंगे, ठीक है, इलेक्ट होंगे और ये काम संभालेंगे। सचिव की नियुक्ति तो गवर्नमेंट के द्वारा होती है, आप जानते ही हैं, तो सी तो हो ही नहीं सकता है वैसे भी। ए एंड बी। 89। चलो फाइनली पटवारी लेखपाल, यूपी में अभी तक लेखपाल की भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई। सोचिए क्या होगा यूपी का। इतना एग्जाम हो चुका है, बच्चे ज्वाइनिंग लेटर्स के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बट उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है। और शिक्षक भर्ती तो एक बहुत ही दूरदर्शी विषय हो चुका है, दूरगामी। ठीक है, तो बेसिकली देखो मैंने आपको बताया था पटवारी लेखपाल का जो काम होता है वो रिकॉर्ड रखना भूमि से रिलेटेड, ठीक है, नापना, यही होता है। तो अब बताइए इसका क्या होगा ऑप्शंस। एक तरीके से ये लोग जो भी नापते हैं, भूमि नापन, उसको सारा रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पे सामूहिक संपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं, ना ही ये लोग जो योजनाएं होती हैं उसको लागू करते हैं, ना ही कोई यहाँ पे ये शिकायत होगी तो उस पर वो जांच पड़ताल करेंगे, नहीं। इनका काम होता है मेजरिंग लैंड्स एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स, दैट सिंपल। ठीक है, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, बस यही इनका काम है। बाकी किसी लफड़े में ये नहीं पड़ते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4। एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। और जाते जाते लाइक्स का बटन तो दबा के जाना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? लोकल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या करते हैं, ये शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षद की समितियां बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट, ये गलत होगा। ना ही यहाँ पे कोई वार्ड के पार्षदों का आयुक्त चुना जाता है, ना ही यहाँ पे कोई सरपंच मुखिया होगा। बेसिकली आपसे पूछा है कि स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के बारे में, तो शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। तो क्लास आज की कैसी लगी और क्वेश्चंस का जो मैंने आंसर पूछा है वो जरूर बताना। बाकी कमेंट्स करके और बताइए कि इसके अलावा और भी कौन कौन सी क्लासेस चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।